दोस्तों, आज की हमारी कहानी गुजरात के जामनगर के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम साहिल है। तो चलिए अब ये कहानी साहिल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं गुजरात के जामनगर का रहने वाला हूं। बचपन से लेकर आज तक मेरे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही है, क्योंकि मैं पैदा ही एक अमीर परिवार में हुआ था। मेरे पापा की एक सीमेंट फैक्ट्री है और वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और इसी वजह से शुरू से ही मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं रही है। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती थी तो उस चीज के बारे में पापा से कहते ही वो चीज मेरे पास हाजिर हो जाती थी। पापा मेरे जीवन में होने वाली किसी भी कमी को तुरंत पूरा कर देते थे और अगर मेरे जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम आती थी तो पापा उसे 2 मिनट में ही सोल्व कर देते थे। लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है कि उस चीज में ना ही तो कोई पापा मदद कर पाते हैं और ना ही कोई और। वो चीज अगर हमारे साथ होनी तय होती है तो फिर वो होकर ही रहती है। और इस चीज का एहसास मुझे तब हुआ जब मेरे जीवन में एक बार मेरे साथ एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना हुई। और उस घटना के होने के बाद मुझे एक चीज तो अच्छे से समझ में आ गई है कि आपके जीवन में चाहे कितना ही पैसा और रुतबा क्यों ना हो, लेकिन उन चीजों के सामने ना ही तो कोई पैसा काम आता है और ना ही कोई रुतबा। आपका रुतबा सिर्फ इंसानी दुनिया में ही चल सकता है। उन चीजों की दुनिया में ना ही तो आप पैसों की रिश्वत देकर उनसे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं और ना ही अपने रुतबे का रोब झाड़कर उनके ऊपर काबू पा सकते हैं, क्योंकि वो चीज होती ही इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उनको ना ही तो पैसों से फर्क पड़ता है और ना ही इस चीज से कोई फर्क पड़ता है कि आप किसी बड़े अमीर खानदान से हैं या फिर किसी गरीब घर से हैं। उनको तो बस इस चीज से मतलब रहता है कि अगर एक बार उन्होंने आपको अपना शिकार चुन लिया तो फिर उनसे शायद ही आपको कोई बचा पाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती ही इतनी ज्यादा डरावनी है कि उस चीज के कुछ करने से पहले ही आप उसके उस भयानक रूप को देखकर ही डर के मारे मर जाओगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब बातें मुझे कैसे पता हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इन बातों का अनुभव मुझे मेरे जीवन में हुई उस एक डरावनी घटना से हुआ है। और वह घटना इतनी ज्यादा भयंकर और डरावनी थी कि उस घटना के होने के बाद मेरा हर चीज से लगाव हट गया है, चाहे वो पैसा हो या फिर कितने ही महंगी कोई चीज हो। उस घटना के होने के बाद मैं महंगी महंगी चीजों को खरीदने के बजाय अच्छे कर्म करने में विश्वास रखता हूं और मैं ये पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे से जितना ज्यादा हो सके मैं उतने ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करूं और मेरे जीवन में अच्छे कर्मों का संग्रहण करूं। दरअसल आज जिस घटना के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो आज से कुछ साल पहले की ही है। शुरू में बचपन में तो मैं खिलौने वाली कारों से खेला करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मेरी उम्र हुई तो मेरे पापा ने मुझे असली वाली कार लाकर दे दी और उस कार को लेने के बाद मैं कहीं भी बाहर जाता था तो उसको अपने साथ लेकर ही जाता था और लगभग हर महीने में 1-2 बार तो कहीं बाहर घूमने जाया ही करता था। काफी लोग ऐसे होते हैं जो यदि कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो अपने साथ अपने दोस्तों या घर वालों को लेकर जाते हैं, लेकिन मेरा स्वभाव शुरू से ही थोड़ा अलग रहा है। मुझे अकेला रहना ही पसंद है और अगर मैं कहीं बाहर घूमने के लिए भी जाता हूं तो मुझे अकेले जाना ही पसंद है। मैं अकेले में शांत तरीके से रहकर दुनिया प्राकृतिक चीजों को देखना चाहता हूं, उनको महसूस करना चाहता हूं और मेरी शुरू से आप इसे हॉबी ही समझे तो थोड़ा ठीक रहेगा। लेकिन मुझे इस चीज का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी अकेले रहने की यही हॉबी मुझे एक दिन एक इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देगी कि उस मुसीबत में पड़ने के बाद मुझे इस दुनिया के अंधेरे में चलने वाली एक दूसरी दुनिया भी नजर आ जाएगी और वो दुनिया दिखने में इतनी ज्यादा भयंकर और डरावनी होगी, ये मैंने कभी मेरे सपने में भी नहीं सोचा था।
दरअसल आज से कुछ साल पहले मैं उत्तराखंड घूमने जाने का प्लान बनाता हूं और मेरे घर वालों से मैंने लगभग 1 महीने पहले ही कह दिया था कि मैं अगले महीने में उत्तराखंड घूमने के लिए जाऊंगा। तभी मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्लेन की टिकट करवा देता हूं। पापा के ऐसा कहने पर मैं उन्हें मना कर देता हूं और उनसे कहता हूं कि मैं अपनी कार से ही उत्तराखंड घूम कर आऊंगा। तो पापा मुझे कहते हैं कि कार से उत्तराखंड का सफर काफी ज्यादा लंबा पड़ेगा और इतनी दूर तुम अकेले गाड़ी कैसे चला पाओगे। तो मैं उनसे कहता हूं कि मुझे अकेले ही जाना पसंद है और अपनी कार के साथ ही जाना पसंद है। मेरे पापा की शुरू से ही यही आदत रही है कि वो मेरे पर किसी भी चीज के लिए ज्यादा दबाव नहीं बनाते। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं कार से ही उत्तराखंड घूमने के लिए जाऊंगा तो वो मुझे इसके लिए भी परमिशन दे देते हैं और उनकी परमिशन मिलते ही मैं इस चीज की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता हूं कि मुझे उत्तराखंड में कौन कौन सी जगह पर घूमना है और इसके साथ ही मैं अपनी पैकिंग भी शुरू कर देता हूं। अब समय गुजरने के साथ आखिर वो दिन भी आ ही जाता है जिस दिन मैं अपने घर से अपनी कार को लेकर उत्तराखंड घूमने के लिए निकलता हूं। जब मैं अपने घर से निकला था उस वक्त तो मेरे साथ सब कुछ ठीक था और गुजरात से उत्तराखंड की सीमा तक का सफर तय करने तक भी मेरे साथ सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। अब जिस दिन मैं उत्तराखंड पहुंचता हूं तो उस दिन मैं काफी ज्यादा थका हुआ था और मैं सोचता हूं कि आज के दिन किसी होटल में कमरा लेकर आराम करूंगा और फिर कल से घूमने के लिए निकलूंगा। अब यही सोचकर मैं उस सड़क पर एक होटल की तलाश में अपनी कार को लेकर धीमी रफ्तार में दोनों तरफ देखते हुए चल रहा था। अब मुझे तलाश थी तो सिर्फ एक होटल की जहां पर रुककर मैं थोड़ा आराम कर सकूं। अभी मैं उस सड़क पर अपनी कार को लेकर चल ही रहा था कि तभी अचानक से ही बारिश होने लगती है और बारिश होने की वजह से मैं अपनी कार को अब और भी ज्यादा धीरे धीरे चला रहा था। वो एक पहाड़ी रास्ता था जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और घुमावदार था। अभी मैं उस रास्ते पर अपनी कार में मनमोहक गाने सुनते हुए आगे की तरफ चल ही रहा था कि तभी मुझे उस बारिश में छाता लिए हुए सड़क के बगल में कोई चलता हुआ दिखाई देता है और जब मैं उसके पास जाकर देखता हूं तो वो एक लड़की थी। उसको देखकर मैं मेरे मन में सोचता हूं कि इस पहाड़ी और सुनसान रास्ते पर इस बारिश के मौसम में ये लड़की अकेली यहां पर क्या कर रही है। तभी मैं सोचता हूं कि शायद ये यहीं आसपास की ही रहने वाली होगी और ये मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर कोई होटल है या नहीं है और अगर हैं भी तो वो यहाँ से कितनी दूर और किस तरफ हैं। अब यही सोचकर मैं अपनी गाड़ी को उसके पास ले जाकर रोकता हूँ। मेरी गाड़ी को अपने पास रुकता हुआ देखकर वो लड़की भी वहीं पर रुक जाती है और गाड़ी को उसके पास रोकने के बाद मैं अपनी गाड़ी का शीशा डाउन करके उससे पूछता हूँ कि यहाँ पर कोई आसपास में होटल है क्या। लेकिन मेरे द्वारा ऐसा पूछने पर भी वो लड़की मुझे कोई जवाब नहीं देती है। उस वक्त बारिश काफी तेज हो रही थी, इसी वजह से मैं सोचता हूं कि शायद बारिश की गिरती हुई बूंदों की आवाज के कारण इसको मेरी बात ठीक तरीके से सुनाई नहीं दी है। इसके बाद मैं अपनी आवाज को थोड़ा तेज करके फिर से उसे यही बात पूछता हूं और इस बार वो लड़की मुझे कुछ जवाब देती है। वो मुझसे कहती है कि आगे की तरफ एक होटल है और मैं भी उस होटल पर ही जा रही हूं। बारिश काफी तेज हो रही है, अगर आप मुझे अपनी कार में लिफ्ट दे देंगे तो मेरे लिए थोड़ा ठीक रहेगा। मैं सोचता हूं कि इसने मेरी इतनी मदद की है तो मुझको भी इसकी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए और मैं भी तो उसी होटल में जा रहा हूं जिस होटल में ये जा रही हैं, तो इसको अपने साथ कार में बिठा ही लेना चाहिए। यही सोचकर मैं उस लड़की से कहता हूं कि ठीक है, आप आ जाइए, गाड़ी में बैठिए। मेरे इतना कहने के बाद वो लड़की मेरे बगल में ही मेरी गाड़ी की आगे वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। जब वो गाड़ी के अंदर आकर बैठती हैं तो मैं उसकी तरफ देखता हूं। उसको और उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये किसी ऑफिस में काम करती है। थोड़ी ही देर बाद आगे चलने के बाद में उससे ये बात पूछ ही लेता हूं कि आप किसी ऑफिस में काम करती हैं क्या? आपके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आप कहीं पर काम करती हैं। मेरे ऐसा पूछने पर वो मुझसे कहती हैं कि मैं जिस होटल में जा रही हूं मैं वहीं पर रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूं। उसके मुंह से यह बात सुनकर तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूं और उससे कहता हूं कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो लड़की भी थोड़ी सी मुस्कुरा देती है
और उसके बाद मैं उसके साथ आगे की तरफ चला जाता हूं। लेकिन मैं रास्ते में एक चीज नोटिस करता हूं कि जब मैं उसके साथ गाड़ी चलाते हुए जा रहा था तो वो बैठी बैठी अपने मन में पता नहीं क्या सोच रही थी, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो, और इसके साथ साथ ही उसके होठों पर एक अजीब तरह की मुस्कान थी। तभी मैंने सोचा कि शायद चुपचाप बैठे रहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, और इसके बाद मैं उससे पूछता हूं कि आप इस सुनसान रास्ते पर अकेली पैदल चलकर क्यों जा रही थी? आपको कोई गाड़ी या ऑटो वगैरह नहीं मिला क्या? अभी मैंने उसे सिर्फ इतना ही पूछा था, और इतने में ही वो लड़की मेरी तरफ अजीब तरीके से देखकर मुझे एक गुस्से वाली आवाज में कहती है कि वो तो अभी थोड़ी ही देर में तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। उसको मुझसे इस तरह से बात करता हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है, और मैं उससे कहता हूं कि आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे इतना कहते ही वो एक अजीब सी मुस्कान के साथ मुझसे कहती हैं कि अरे वो होटल चलने के बाद हम दोनों एक जगह पर बैठकर चाय कॉफी पिएंगे, तो उस वक्त मैं आपको सारी बातें आराम से बता दूंगी। आपने मेरी इतनी मदद की है तो आपको मेरी तरफ से एक चाय या कॉफी तो पिला ही सकती हूं। मुझे इतना कहकर वो लड़की मेरी तरफ देखकर फिर से उसी तरह से मुस्कुराने लगती है, और इस बार मुझे उसकी वो मुस्कुराहट इतनी ज्यादा मनमोहक लगती है कि मैं लगातार उसकी तरफ देखे ही जाता हूं, और मैं ये भूल जाता हूं कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। मुझे उस लड़की की तरफ देखने की बजाय गाड़ी चलाते हुए सामने की तरफ देखना चाहिए था, लेकिन उस लड़की की तरफ लगातार देखते ही रहने के कारण मेरी गाड़ी आगे जाकर अचानक से नीचे की तरफ जाने लगती है, और जब मुझे वह झटका लगता है तो मैं फटाक से सामने की तरफ देखता हूं, और जब मैं सामने की तरफ देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि मेरी गाड़ी उस पहाड़ी इलाके की सड़क के किनारे की तरफ चली गई है, और अब उसका बैलेंस बिगड़ चुका था, और वो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई के पास में जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है, और पेड़ से टकराने के बाद वो गाड़ी इस तरीके की जगह पर आकर रुकी थी कि मेरी तरफ तो उतरने के लिए जगह थी, लेकिन जिस तरफ वो लड़की बैठी थी उस तरफ सिर्फ खाई थी, और उस लड़की की तरफ के गाड़ी के दोनों पहिए हवा में ही झूल रहे थे। गाड़ी के ठुकते ही मैं अपना फाटक खोलकर गाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता हूं, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करता हूं तो वह गाड़ी दूसरी तरफ गिरने लगती है। यानी कि जिस तरफ खाई थी और जिस तरफ गाड़ी में वो लड़की बैठी हुई थी, मेरे उतरते ही वह गाड़ी उस खाई की तरफ जाने लगती है, और जैसे ही वो गाड़ी खाई की तरफ झुकने लगती है तो उसको देखकर मैं समझ जाता हूं कि ये गाड़ी अभी सिर्फ मेरे वजन की वजह से ही यहां पर रुकी हुई है, और अगर मैं इस गाड़ी से नीचे उतरा तो उस तरफ जो लड़की बैठी हुई है उसके वजन से ये कार सीधे खाई में ही चली जाएगी। और इस तरह से कार को खाई में जाता हुआ देखकर मैं फटाक से फिर से उस कार में बैठ जाता हूं। कार में बैठने के बाद में उस लड़की की तरफ देखता हूं तो उस लड़की का सिर गाड़ी के डैशबोर्ड में लगा हुआ था। शायद गाड़ी ठुकने की वजह से उसका सिर गाड़ी के डैशबोर्ड में लग गया था, और अब शायद वो बेहोश थी। लेकिन जब मैं उसको उठाने की सोचता हूं और अपने एक हाथ को उसकी तरफ बढ़ाता हूं तो मेरा हाथ उसको छूते ही वो लड़की अचानक से झट से ही उठ जाती है। अब उसके सिर के जो बाल थे वो उसके पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे, और उठते ही अचानक से वो मुझे एक अजीब सी आवाज में कहने लगती है कि आज तो तुम मुझे मार ही डालते, गाड़ी ठीक तरीके से देखकर नहीं चला सकते क्या? और मुझसे इतना कहते ही वो लड़की अपने एक हाथ को अपने सिर पर लगाती है, और फिर जब मैं भी उसके हाथ की तरफ देखता हूं तो उस पर खून लगा हुआ था, यानी कि उसके सिर से खून निकल रहा था। और अपने हाथ को सिर पर लगाकर उस पर खून लगा हुआ देखकर वो लड़की मुझसे कहने लगती है कि तुमने आज मुझे इतनी चोट पहुंचाकर ठीक नहीं किया, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही होगा। उस लड़की के मुंह से ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूं। मैं सोचता हूं कि एक तो मेरी वजह से उस लड़की की जान बची हुई है, और ऊपर से ये मुझे ही ये सब कह रही हैं। अगर मैं कार से नीचे उतर जाता तो मेरे नीचे उतरते ही ये कार इस लड़की के साथ ही खाई में गिर जाती, लेकिन ये लड़की मेरा शुक्रिया करने के बजाय मुझे ही धमकी दे रही है। अभी तक भी उसके चेहरे पर वो बाल बिखरे हुए ही थे, और वो मेरी तरफ बिना देखे ही मुझसे बात कर रही थी। तभी मैं उससे कहता हूं कि देखिए, मानता हूं कि मेरी गलती है, मुझे ध्यान से कार चलनी चाहिए थी,
लेकिन अगर अब मैं कार से नीचे उतरा तो यह कार आपको लेकर सीधी खाई में गिर जाएगी। तो अब हमें किसी भी तरह से यहां से बचकर निकलने की सोचनी चाहिए। जब मैंने उस लड़की को यह बात कही तो वो मुझसे कहती हैं कि आज तक तो मेरे चंगुल से बचकर कोई निकला नहीं है और आगे का भी मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी कोई भी मेरे चंगुल से बचकर नहीं निकल पाएगा। और मुझे ये बात कहकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। जब वो मुझे ये बात कहकर हंस रही थी तो मैं सोचता हूं कि कहीं ये लड़की दिमाग से थोड़ी पागल तो नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी हंसते हंसते ही वो लड़की अचानक झटके से अपने चेहरे को मेरी तरफ घुमाती है। और जैसे ही वो झटके से अपने चेहरे को मेरी तरफ घुमाती है तो उसके चेहरे से वो बाल हटते हैं और मुझे उसका चेहरा नजर आता है। और उसके चेहरे को देखते ही मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मेरी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। और इतनी तेज बारिश के मौसम में भी मुझे अचानक से पसीना आने लगता है और मेरा गला तुरंत ही पूरी तरीके से सूख जाता है। अब मैं अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देख रहा था और अपने ही गले में अपना ही थूक निगल रहा था। जब मैं उसके चेहरे को देखता हूं तो उसके चेहरे को देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं, क्योंकि अब मैं देख पा रहा था कि उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका था। अब उसका चेहरा दिखने में किसी चुड़ैल या डायन की तरह दिख रहा था, जो कि पूरी तरीके से जला हुआ था। और उसके होंठ बिल्कुल बुरी तरीके से फटे हुए थे, जैसे किसी इंसान की एड़ियां फटी हुई होती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से उसके होंठ फटे हुए थे और उन फटे हुए होंठों में से लाल लाल खून झलक रहा था। इसके साथ ही जब मेरी नजर उसके कानों की तरफ जाती है तो मुझे दिखाई देता है कि उसने अपने कानों में किसी इंसान की कटी हुई उंगलियां पहन रखी हैं और वो उंगलियां दिखने में बहुत ज्यादा छोटी थीं। उन उंगलियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी छोटे बच्चे की कटी हुई उंगलियां हैं। अब उसका वह रूप देखकर मैं तो बहुत ही ज्यादा डर जाता हूं। मुझे समझ आ चुका था कि आज मैंने मेरी कार में कितनी बड़ी मुसीबत को बिठा लिया है। अब उसका वह रूप देखते ही मैं वहां से भागना चाहता था। मैं फटाक से गाड़ी के फाटक को खोलकर नीचे उतरकर वहां से दूर भाग जाना चाहता था, लेकिन अब मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि उस डर के कारण मेरे शरीर ने भी काम करना बंद कर दिया था। मैं अपने हाथ को उठाकर गाड़ी के फाटक को खोलना चाहता था, लेकिन चाहते हुए भी मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा था। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पूरे के पूरे शरीर को ही लकवा मार गया हो। जब मैंने यह चीज महसूस की कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो फिर मैंने अपने बचने की उम्मीद को भी छोड़ दिया था। मैंने पूरी तरीके से यह मान लिया था कि आज यही मेरे जीवन का अंतिम पल है और अब मैं बैठा बैठा अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को देख रहा था। तभी वह चुड़ैल की तरह दिखने वाली लड़की अपने एक हाथ को मेरी तरफ बढ़ाती है और अपने हाथ में मेरे एक हाथ को पकड़ती है और मेरे उस एक हाथ को अपने मुंह की तरफ लेकर जाती हैं और मेरे हाथ की उंगलियों को अपने मुंह में लेकर चाटने लगती हैं। हाथ की उंगलियों को चाटकर वो मुझसे कहती हैं कि तेरा टेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है। अगर हाथ की उंगलियों में ही इतना ज्यादा टेस्ट है तो तेरी कलेजी में कितना ज्यादा स्वाद होगा। और मुझसे ये कहकर वह चुड़ैल की तरह दिख रही लड़की फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। तभी मैं अपने शरीर की पूरी ऊर्जा लगाकर अपने दूसरे हाथ को हिलाने की कोशिश करता हूं और जब वह चुड़ैल मेरे दूसरे हाथ की उंगलियों को चाट रही थी तो मैं उसकी नजरों से बचते हुए अपने दूसरे हाथ को उठाता हूं और गाड़ी के फाटक को खोलने की कोशिश करता हूं। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी के फाटक को खोलता हूं तो मुझे नजर आता है कि गाड़ी के चारों फाटक पूरी तरीके से लॉक हो चुके हैं और अब मैं चाहकर भी इस गाड़ी से बाहर नहीं जा सकता। मेरे एक हाथ से बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वह गाड़ी का फाटक नहीं खुल रहा था। इसके बाद मेरे एक हाथ की उंगलियां चाटते हुए वह चुड़ैल की तरह दिख रही लड़की मुझसे कहती है कि तुझे पता है, मैं भी एक दिन इसी तरह मरी थी और इसी सड़क पर मैं अपने आप को बचाने के लिए काफी ज्यादा तड़पी थी, पर उस दिन मुझे बचाने के लिए यहां पर कोई भी नहीं आया। उस दिन मेरे बगल से कुछ 2-4 गाड़ियां भी गुजरी थी, लेकिन उन गाड़ियों वाले लोगों ने भी मेरी मदद नहीं की और अब मैं उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर यहां पर लाती हूं और यहां लाने के बाद उन लोगों का ठीक उसी तरीके से एक्सीडेंट करवा देती हूं जिस तरीके से मैं एक्सीडेंट में मरी थी और तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। आज से कुछ साल पहले जब तुम उत्तराखंड घूमने के लिए आए थे तो तुम भी उस वक्त इसी रास्ते से गुजरे थे
और उस वक्त इसी जगह पर मेरी गाड़ी में आग लगी हुई थी और उस वक्त तक मैं लगभग आधी से ज्यादा जल चुकी थी। मैंने तुम्हें अपने आप को बचाने के लिए कई बार आवाज भी लगाई थी, लेकिन तुम उस वक्त शराब और गानों के नशे में इतनी ज्यादा डूबे हुए थे कि तुम्हें उस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दिया था और ना ही तुमने मेरी तरफ देखा था। अगर तुम उस दिन मुझे बचा लेते तो आज तुम्हें इस तरह से अपने आप को इस हालत में नहीं देखना पड़ता। उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं उसको कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। अभी वो मुझे इतना सब कुछ कह ही रही थी कि तभी उसने अचानक कहते कहते ही मेरी उंगलियों को चाटते हुए अपने नुकीले दांतों से उन उंगलियों को काटना भी शुरू कर दिया था। और उसने जैसे ही मेरी उंगलियों पर अपने दांत चुभाए तो मुझे काफी तेज दर्द हुआ और मैं बहुत ज्यादा तड़पने लगा और अपनी पूरी कोशिश करके उसके मुंह से अपनी उंगलियों को छुड़ाने लगा। अपने आप को इतनी पीड़ा में देखकर मन ही मन अपने मम्मी पापा को याद करने लगता हूं और मैं सोचता हूं कि आज अगर मेरे पापा यहां पर होते तो वो अपनी जान पर खेलकर मुझे इस चुड़ैल के चंगुल से बचा लेते। अब तो सिर्फ भगवान ही मुझे इस चुड़ैल के चंगुल से बचा सकते हैं और मैं मन ही मन भगवान से कहता हूं कि हे भगवान, मुझे किसी भी तरीके से बचा लो। उस चुड़ैल ने मेरी उंगलियों में अपने दांतों को इतना ज्यादा चुभा दिया था कि अब तो मेरी उंगलियों से खून भी निकलने लगा था और मेरी उंगलियों से निकल रहे उस खून को वह चाटने लगती है। तभी उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश के दौरान मेरा एक हाथ मेरी गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम के ऊपर लग जाता है और उस चुड़ैल से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की झड़प में ही उस म्यूजिक सिस्टम का एक बटन दब जाता है और उस बटन के दबते ही गाड़ी में तेज तेज हनुमान चालीसा चलने लगती है। यह वही हनुमान चालीसा थी जिसको मैं रात के वक्त गाड़ी चलाते हुए सुनसान रास्तों पर सुना करता था और इस रास्ते पर आने से पहले भी मैं उस हनुमान चालीसा को ही सुन रहा था और वह हनुमान चालीसा बीच में ही मेरी बंद की हुई थी। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उस बटन के ऊपर लगता है तो वह हनुमान चालीसा फिर से शुरू हो जाती है और हनुमान चालीसा के शुरू होते ही वह चुड़ैल अपने आप ही मेरे हाथ को छोड़ देती है और अपने दोनों हाथों से जोर जोर से अपने दोनों कानों को दबाने लगती है और उस हनुमान चालीसा की आवाज को सुनकर थोड़ी ही देर में उस चुड़ैल के कानों से खून के जैसा कुछ निकलने लगता है। जब मैं उसको देखता हूं तो वह खून नहीं था, बल्कि वो तो कोई हरा हरा तरल पदार्थ था। लेकिन उस वक्त मुझे अपने हाथ पर इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी कि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों की तरफ देखा तो उस चुड़ैल ने मेरे हाथ की उंगलियों को काफी बुरी तरीके से काट लिया था। जब वह हनुमान चालीसा चली तभी गाड़ी में एक आवाज आती है और वह आवाज गाड़ी के फाटक के अनलॉक होने की थी। आप में से जिन भी लोगों के पास गाड़ी है वो लोग ये चीज अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम गाड़ी के फाटक को लॉक और अनलॉक करते हैं तो एक आवाज आती है और वही आवाज उस वक्त मुझे सुनाई दी थी। उस आवाज को सुनते ही मैं समझ जाता हूं कि गाड़ी के फाटक अपने आप ही खुल चुके हैं। जैसे ही मुझे ये चीज पता चलती है मैं तुरंत गाड़ी के फाटक को खोलता हूं और जैसे ही वह फाटक खुलता है तो मैं तुरंत गाड़ी से नीचे उतर जाता हूं और बदहवास होकर वहां से भागने लगता हूं। अब जैसे ही मैं उस गाड़ी से 10-15 कदम दूर भागा था तो वो गाड़ी उस खाई में गिर जाती है और उस खाई में गिरने के बाद उसकी बहुत तेज आवाज आती है और उस आवाज के साथ ही एक जोर का धमाका होता है और एक आग का गोला ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई देता है। उसको देखकर मैं समझ गया था कि शायद गाड़ी के डीजल का टैंक फट गया होगा और गाड़ी ब्लास्ट हो गई है। इसके बाद मैं वहां से भागता हुआ उस रास्ते पर आगे की तरफ गया जहां पर मुझे वन विभाग का एक ऑफिस दिखाई देता है और जब मैं उस ऑफिस के अंदर जाता हूं तो वन विभाग के लोगों ने मेरी वह हालत देखी और मेरी वह हालत देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा चौंक गए। इसके बाद उन्होंने मेरी उंगलियों पर पट्टी बांधी और जब मैंने उन्हें अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताया तो वो लोग भी काफी ज्यादा चौंक गए। और उसके बाद मैं उन्हें अपने बारे में भी बताता हूं कि मैं गुजरात के एक बिजनेसमैन का बेटा हूं। इसके बाद उन लोगों ने मेरे पापा के पास फोन किया और मुझे अपने घर तक पहुंचाने में मेरी काफी ज्यादा मदद की और उस दिन तो गाड़ी में हनुमान चालीसा चलने की वजह से मेरी जान बच गई। उस हादसे के होने के बाद मैं अब रोजाना सुबह शाम मेरे घर में हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।